नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में कार्य क्यों नहीं करता। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो ट्रांसफार्मर के रेखा चित्र बनाए हुए हैं। जो ये पहला वाला यहाँ पर जो सेटअप है, यहाँ पर हमने प्राइमरी कॉइल पर, ये हमारी प्राइमरी कॉइल है और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में मैंने अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग सप्लाई दी हुई है, तो और सेकेंडरी कॉइल पर भी अल्टरनेटिंग सप्लाई मिल रही है। ये ठीक बात है और ऐसा ही होता है जनरली। और दूसरा जो सेटअप है, सेटअप नंबर 2 में, यहां पर हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में एक डीसी सप्लाई यहां पर अप्लाई करी है, डायरेक्ट करंट की अप्लाई करी है। मतलब कि एक पॉजिटिव उसका टर्मिनल है, एक निगेटिव टर्मिनल है। तो इस केस में क्या यहां पर हमको कोई वोल्टेज प्राप्त होगा? अगर वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा तो क्यों नहीं प्राप्त होगा, और अगर होगा तो उसकी क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं कि हमको इस आउटपुट पर, सेकेंडरी कॉइल के आउटपुट पर एक वोल्टेज मिल जाए। इन्हीं सब बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप के एग्जाम में जब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप उस प्रश्न का उत्तर गलत ना करें। और ये प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सारी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में वर्क क्यों नहीं करता। तो इस बात को समझने के लिए दोस्तों, आपको ट्रांसफार्मर के बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल इसका जुड़ा है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में FL इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMI यहां पर मैं लिख देता हूं। ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कुछ नहीं है। इसमें जो ये कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कुछ ऐसा कहता है कि अगर कोई एक कॉइल है, कॉइल में एक वोल्टेज अप्लाई किया गया है, एक वोल्टेज अप्लाई मैंने इस कॉइल पे कर दिया, तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती है। और अगर इसी मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें अगर कोई दूसरी कॉइल रख दी जाए तो इस दूसरी कॉइल में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ये जो दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है, जो यहाँ पर हमने कोई एक V1 अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड V2 वोल्टेज आ जाता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी कुछ इस तरीके से, उसको मैग्नीट्यूड को लिखते हैं -d∅/dt, इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। यहाँ माइनस जो साइन है ये लेंज रूल को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस्ड में ये इस तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन इस इंडक्शन में एक खास बात ये होती है कि ये जो यहाँ से फ्लक्स ये दूसरे कॉइल को कट कर रहा है या दूसरे कॉइल से जो लिंक कर रहा है, उस फ्लक्स की वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो समय के साथ में बदलना चाहिए। तो अगर हम AC सप्लाई इनपुट पे देते हैं, जो इस तरीके से AC सप्लाई का हम डिनोट करते हैं, ये मैंने वोल्टेज है और ये टाइम एक्सेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो इस तरीके से लगातार टाइम के साथ में वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो जब इस तरीके की सप्लाई हम अपने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे देंगे तो इससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो इसमें जा रहा होगा। अगर यहाँ पर हमने अल्टरनेटिंग की सप्लाई दी हुई है तो ये फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लगातार बदलता रहेगा। इस वजह से यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है।
लेकिन अगर हम एक डीसी सर्किट की बात करें, अगर हमने डीसी सप्लाई दे दिया तो डीसी सप्लाई का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो कुछ ऐसा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। तो अगर वोल्टेज नहीं बदलेगा तो इस पे जो फ्लक्स जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस कंडीशन पे अगर हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, जो कि डी फाई बाई डी टी है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन दिस कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स का रेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या उसे वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, वो मिलने लगता है। लेकिन अगर ये हमारा जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, समय के साथ में बदल नहीं रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस वजह से यहां पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर अगर एक कोई स्विच लगा दें, स्विच को हम जैसे ही ऑन करेंगे तो एक डिफ्लेक्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर हम कोई एक वोल्ट मीटर इस जगह पे अगर हम कोई फिट कर दें, वोल्ट मीटर फिट कर दें, तो हम इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मिलेगा और जैसे ऑफ करेंगे तब भी डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूअस यहाँ पर डीसी सप्लाई देते रहेंगे तो आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। वो वोल्टेज क्यों नहीं मिलेगा? जैसा कि मैंने बताया कि फ्लक्स के रेट में, उसके मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा और इसी अल्टरनेटिंग वाले केस में उसका फ्लक्स में चेंज होता रहता है, उसके वोल्टेज में लगातार टाइम के साथ बदलाव होता रहता है। और यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रथम शर्त है कि फ्लक्स में बदलाव होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई में वर्क क्यों नहीं करता। इसके संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो तो हमको कमेंट्स करके बताएं। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में मन लगाते रहिए।